हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सारे लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी इतने अच्छे रिस्पांस के लिए। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और सेकेंडली आप लोग को शायद ये शिकायत होगी कि मेरा वीडियो लेट आया है। ये मैंने इसलिए जानबूझकर किया है क्योंकि हम लोग का सिलेबस काफ़ी फास्ट चल रहा था। तो मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा सा पढ़ाई के लिए टाइम लेना चाहिए। नेक्स्ट वीडियोज़ अगर हम अभी से डाल देंगे सारे, तो फिर आगे के सेमेस्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो रिवीजन करते रहिए साथ साथ में, इसलिए थोड़ा सा मैं गैप दे रही हूँ ज़्यादा। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा जल्दी वीडियोस अपलोड कर दिए थे, तो सिलेबस हमारा जल्दी आगे बढ़ गया। तो राइट नाउ वी आर ऑन 4th यूनिट। तो आई होप ये भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी अगर हम फटाफट ऐसे ही वीडियो डालते रहे। तो इसलिए थोड़ा गैप रखना भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक, नैप्थलीन रिएक्शंस। हम लोग 4th यूनिट पे थे जिसमें हमने नैप्थलीन स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर उसका और उसको हमने देखा था। आज हमारा है नेक्स्ट टॉपिक नैप्थलीन की रिएक्शंस एंड यूजेस भी देखेंगे, राइट। तो नैप्थलीन की रिएक्शंस कह लीजिए या फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब अगर हम रिएक्शन कराएंगे किसी चीज़ से उसकी, तो कोई भी डेरिवेटिव बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शंस से। अच्छा, तो सबसे पहले हम याद करेंगे बेंजीन को, जब हम लोग ने बेंजीन की रिएक्शंस करा रहे थे, ठीक है। और याद होगा आपको हम उसमें क्या क्या चीज़ें करा रहे थे। ऑक्सीडेशन करा रहे थे, रिडक्शन करा रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे थे। तो वही सेम रिएक्शंस हैं यहाँ पर, आपको नाम अलग से याद नहीं करना पड़ेंगे, ठीक है। बस उसका थोड़ा थोड़ा रिएक्टेंट्स चेंज होंगे, उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपको याद है बेंजीन के बारे में, तो हम देख रहे थे जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तो वहाँ पर क्यूनोन बन रहा था, ठीक है। क्यूनोन बन रहा था। अब यहाँ पर क्या है, देखो ऑक्सीडेशन और भी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये दो एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ क्योंकि आई थिंक इट्स इनफ। पता होना चाहिए नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। तो ज़्यादा मेन चीज़ ये है, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन में हो क्या रहा है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा ही होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो, ठीक। तो यहाँ पर CrO3 और CH3COH की प्रेजेंस में जब हाई टेम्परेचर पे हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर 1,4 नैप्था क्यूनोन बनता है। क्यूनोन मतलब यहाँ पर देखिए रिंग में जब कीटोन होता है, क्यूनोन हमने देखा था ना, बेंजीन में भी बन रहा था, तो यहाँ पर ये फॉर्म होता है। अच्छा, पोजीशंस ध्यान में रखेंगे, इसी वाले स्ट्रक्चर से हम देख लेते हैं। जब नैप्थलीन ऐसे है, ठीक है, पूरा आपको जब ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा कार्बन कौन सा है और बीटा कार्बन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे। अब इस समय ये दोनों रिंग इक्वल है, ठीक है, दोनों रिंग इक्वल है, तो आप कह सकते हो मैम यहाँ भी अल्फा बता सकते हैं हम, यहाँ भी अल्फा बता सकते हैं, यहाँ भी अल्फा बता सकते हैं, यहाँ भी अल्फा बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे अल्फा बताएंगे तो उस समय बीटा होगा ये, ठीक। अगर हम इसको अल्फा बताएंगे तो उस समय बीटा कौन सा होगा, ये होगा। और अगर हम इसे अल्फा बताएंगे तो उस समय बीटा ये वाला होगा। और अगर हम इसको अल्फा बताएंगे तो उस टाइम पर बीटा ये वाला होगा, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, इस वाले को अपनी सहूलियत के लिए इस वाले को अल्फा और इस वाले को बीटा मान के चलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो अल्फा हुआ, क्योंकि ये इस बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन को देखेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा, और इस बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन को देखेंगे तो यहाँ अल्फा हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस समय इस रिंग पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। जब पहला सब्स्टिट्यूशन होगा, जैसे कि मैंने आपको बेंजीन में भी बताया था, जिस समय बेंजीन सिंपल बेंजीन होती है उस टाइम पर हम कुछ नहीं कह सकते कौन सी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन है। लेकिन जैसे ही उस पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, जैसे पहला सब्स्टिट्यूशन फिनॉल लग गया, ठीक है, OH ग्रुप लग गया, अब जाके हम कहेंगे कि ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। सेम नेप्थलीन के केस में भी यही होता है। जैसे ही पहला सब्स्टिट्यूशन लग जाता है
तो पहला सब्स्टिट्यूशन अल्फा या बीटा पोजीशन पे लगता है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं बाकी की पोजीशंस, राइट। अच्छा, अब इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो इसकी नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बेंजीन है, इसके बाद का जो कार्बन होगा उसे हम पहला कार्बन मानेंगे, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो फ्यूज पोजीशन होती है ना उस पर सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी नंबरिंग करते हैं। अब उस हिसाब से हम देखें कि यहाँ पर हमारा जो नेप्था क्विनोन बना वो कौन कौन सी पोजीशन बना, 1 पे के और 4 पे, 1 और 4th पोजीशन पे हमारा यहाँ पर कीटोन ग्रुप आके लग गया है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम 1,4 नेप्था क्विनोन। यही अगर हम KMnO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में इसको ले लेते हैं, ठीक है, नैप्थलीन को, तो क्या होता है, थैलिक एसिड मिलता है हमें, ठीक है। अब थैलिक एसिड का जब फर्दर ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो हमें मिलता है, पता है हमें, थैलिक एनहाइड्राइड, हमें पता है ना, पहले भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपका बन जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहीं से कह देना चाहती हूँ कि जहाँ हम सिलेबस में लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स, ठीक है, यानी नैप्थलीन और जो जो हम चीज़ें पढ़ेंगे साथ में उसके डेरिवेटिव्स के बारे में भी हमें जानना है। तो नैप्थलीन से रिएक्शन करके जो भी कुछ बन रहा है वो उसके डेरिवेटिव्स ही हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम डेरिवेटिव्स के यूज़ को भी देखते चलेंगे। सिर्फ हमें डेरिवेटिव पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ नैप्थलीन के कोई 2 डेरिवेटिव बता दीजिए तो आप बता दोगे यही ऑक्सीडेशन से मिलते हमें 1,4 नैप्था क्विनोन, और थैलिक एनहाइड्राइड भी मिल सकता है, थैलिक एसिड भी मिल सकता है, राइट। अच्छा, थैलिक एनहाइड्राइड खुद इसकी सिंथेसिस में भी यूज़ हुआ था, याद आ रहा होगा आपको, है ना। सॉरी दैट वाज सॉरी, थैलिक एनहाइड्राइड नहीं यूज़ हुआ था, सक्सिनिक एनहाइड्राइड यूज़ हुआ था। तो एनहाइड्राइड वर्ड से ये फैमिलियर हम इसीलिए हैं क्योंकि हम यूज़ कर चुके हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड इसकी सिंथेसिस में। लेकिन जब हम इसके डेरिवेटिव की बात करेंगे तो हमें मिल जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड, जो कि बहुत ही यूज़फुल डेरिवेटिव है। तो बहुत सारी रिएक्शंस में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। थैलिक एनहाइड्राइड बहुत सारी प्रिकर्सर ऑफ मैनी रिएक्शंस होता है, तो इसका इस डेरिवेटिव का ये यूज़ हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन में अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। वैसे तो ऑक्सीडेशन अगर हम कराना चाहें तो इसी को अगर हम अलग से लिखना चाहें, डायरेक्ट थैलिक एनहाइड्राइड बनाना है हमें, तो V2O5 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 480 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कर दिया जाता है और डायरेक्ट यहाँ से थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। अगर आप रिएक्शन ये अलग भी लिखना चाहो तो और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराया जाता है इसका, ये लिया जाता है इसमें, और 480 डिग्री सेल्सियस पे इसको ट्रीट कराया जाता है, तो डायरेक्ट थैलिक एनहाइड्राइड भी बन सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है रिडक्शन। अब देखिए, रिडक्शन में भी डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो, जब हमने सिंपल रिडक्शन करवाया, सोडियम ले लिया और अल्कोहल की प्रेजेंस में, थाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में 78 डिग्री सेल्सियस पर कराया, तो सिंपली इसमें डाईहाइड्रो नैप्थलीन बन गया, ठीक है। अब इसमें लिखा है 1,4 डाईहाइड्रो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर आप कार्बन की वैलेंसी को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि पहले से एक हाइड्रोजन था, लेकिन एक बॉन्ड हटने की वजह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन और इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो अब वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो 1,4 डाईहाइड्रो फर्स्ट पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे डाईहाइड्रो है, इसको बोलेंगे 1,4 डाईहाइड्रो नैप्थलीन। यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब अगर किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम देखो यहाँ पर करा रहे हैं तो और स्ट्रॉन्ग रिडक्शन हो जाएगा, मतलब जितना रहा बचा जो बॉन्ड था वो भी ब्रेक हो जाएगा और रिड्यूस होके सारे के सारी जगह पर डाईहाइड्रो
डाइहाइड्रो, 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 देखिए सब जगह लग गया डबल हाइड्रोजन। सारे के सारे जो डबल बॉन्ड थे वो कंजुगेशन यहाँ ख़त्म करके रिडक्शन हो गया है, राइट। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। इसने अपनी एरोमेटिक करेक्टर को लूज़ कर दिया, इतना रिडक्शन हमने करा दिया इसमें। फाइनली एक और कैटलिस्ट लिया हमने 5H2 और PT, इसको हीट किया इसकी प्रेजेंस में, तो बनता है डेकालीन। डेकालीन मतलब कि 10 जितनी भी पोजीशन है इसमें उनको सारे, इसको कह देते हैं सॉरी डी कार्बोहाइड्रोन नेप्थलीन, डी कार्बो या फिर डेका कार्बो भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इतने सारे कार्बन्स, 10 कार्बन्स को सीधे हम डेकालीन कह देते हैं जब साइक्लिक होते हैं, और इनमें नेप्थलीन से इनका डेकालीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विच इज कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ अलग कैटलिस्ट का यूज़ किया, यहाँ अलग कैटलिस्ट का यूज़ किया, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ कैटलिस्ट यहाँ पर डिफरेंट हमें प्रोडक्ट्स मिल गए। तो ये था रिडक्शन हमारा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत अच्छे से आप लोगों को याद आ गया होगा, बेंजीन के केस में भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। तो वहाँ पर हम क्या करते थे, पहला करते थे हेलोजिनेशन कर देते थे, है ना, हेलोजिनेशन कर देते थे, और क्या करते थे, नाइट्रेशन कर देते थे, नाइट्रेशन कर देते थे, और क्या कर सकते थे, सल्फोनेशन कर सकते थे, ठीक है, एंड सो ऑन। फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, दोनों चीज़ें। तो ये सारी रिएक्शंस हम कर सकते थे, ठीक है। अब इसको, ठीक है, रिएक्शन के नाम तो हमें याद है, तो इजीली हमें ये भी याद हो जाएगा जल्दी जल्दी। अब देखो, एरोमेटिक करेक्टर होने की वजह से, नैप्थलीन का एरोमेटिक करेक्टर होने की वजह से, वही बेंजीन वाला फंडा क्या हो रहा है इसमें, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये किसको सपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को सपोर्ट करता है, ठीक है। वही सारे स्टेप्स होते हैं इसकी मैकेनिज्म में भी, उसमें हम बिल्कुल नहीं जाएंगे मैकेनिज्म के अंदर, बिकॉज अगर आपसे बोला जाए तो शायद आप लिख लोगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि उसमें भी यही होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, वही सारे स्टेप होते हैं। तो हम डायरेक्टली इसकी रिएक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन से। हेलोजिनेशन में हमें क्या करवाना है, क्लोरीन या ब्रोमीन लग जाता है, ठीक है, जैसा कि पहले भी हम देखते चले आ रहे हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन लग जा रहा है। तो यहाँ पर जब Br2 को CCl4 की प्रेजेंस में हीट कराया गया सिंपली, तो यहाँ पर अल्फा ब्रोमोनैप्थलीन बन गया, ठीक है। तो अल्फा ब्रोमोनैप्थलीन है। अच्छा, अगर इसी Br2 CCl4 की को हम हीट करने की जगह बॉईल कर देते हैं, ठीक है, तो तब बनता है, जैसे इसी को मैं लिख देती हूँ, पता होना चाहिए इसलिए लिख दे रही हूँ। तो इसकी बॉइलिंग जब होगी तो बन जाता है 1,4 डाई ब्रोमो, बार लिख दिया ब्रोमो मैंने, ठीक है। तो जब हमने सीधे से इसको हीट किया तब हमारा बना अल्फा ब्रोमोनैप्थलीन, लेकिन जब इसको हमने इसी चीज़ को हमने बॉईल कर दिया तो हमारा बना 1,4 डाई ब्रोमोनैप्थलीन, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अगर SO2Cl2 की प्रेजेंस में हम इसको रिएक्शन कराते हैं, तो जैसे कि आपको याद होगा जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शंस करा रहे थे, तो या फिर नाइट्रो रिएक्शंस करा रहे थे, तो पैरा और ऑर्थो और पैरा दोनों बनते थे, ठीक है। उसी तरीके से हम देख लेंगे यहाँ पर, जब हम SO2Cl2 की रिएक्शन कराते हैं नैप्थलीन के साथ, तो अल्फा क्लोरो नैप्थलीन भी बनता है और बीटा क्लोरो नैप्थलीन भी बनता है, ठीक है, दोनों ही डेरिवेटिव बनते हैं नैप्थलीन के, राइट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नाइट्रेशन की तरफ। तो नाइट्रेशन में हम क्या करते थे, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते थे, याद होगा आप लोगों को, HNO3, ये रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है बेंजीन के जैसी,
ठीक है, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे इसको लेते हैं तो सिंपली हमारा क्या बन जाता है, अल्फा नाइट्रोनेफ्थलीन। ठीक है, अब यहीं पर हम इसका डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। जो अल्फा नाइट्रोनेफ्थलीन है, इसकी मदद से हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डेरिवेटिव इसका मिलता है, जिसका नाम है हमारा अल्फा नैप्थलाइन अमीन। ठीक है, इसको नैप्थाइल अमीन होता है, इसी से हमें मिलता है। यहीं पर हम नोट कर लेंगे, जब इसको नाइट्रो जो है उसको रिडक्शन कराया जाता है। ये रिएक्शंस आपकी और जगह पर भी यूज़ हो सकती हैं जहाँ पूछा जाए, तो उस समय हमें मिलता है अल्फा नेप्थाइल अमीन। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा डेरिवेटिव है, जो कि हमें पहले नाइट्रेशन करा के उसके बाद उसको इसका रिडक्शन करा के हमें अल्फा नेप्थाइल अमीन मिल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है अल्फा नेप्थाइल में अब हमें याद आ गया होगा कि हम जनरली अमीन्स का यूज़ कब करते थे, जब हमें डाइज बनाना होती थी, डाइजोनियम कपलिंग करानी होती थी, सॉल्ट्स डाइजोटाइजेशन कराना होता था, तब हमारा ये काम आता है। तो इसका मतलब अल्फा नेप्थाइल अमीन जो होता है वो यूज़ होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई। ठीक है, तो एक डेरिवेटिव हमारा यहाँ पर मिल गया जिसका यूज़ है, राइट। नेक्स्ट हमारा है सल्फोनेशन। याद आ गया होगा, SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है इसमें। ठीक है, जब अटैक करता है, लेकिन फाइनली हमारा ये क्या बन जाता है, SO3H बन जाता है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, दो रिएक्शंस हैं। जब 40 डिग्री सेल्सियस पे H2SO4 की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराया गया तो हमारा बना अल्फा नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड, राइट। और जब हाई टेम्परेचर पे इसे कराया गया तो वो हमें मिला बीटा नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड, राइट। अब डेरिवेटिव को भी साथ में देखते चलते हैं। अब इस डेरिवेटिव का यूज़ क्या है, जो सल्फोनिक एसिड है इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो इसको हम साथ में देख लेते हैं। इससे हमें मिलता है अल्फा नैप्थॉल और बीटा नैप्थॉल। ठीक है, तो सल्फोनेशन हम कराते हैं, उसके बाद फर्दर इसका रिएक्शन करा दिया जाता है। सबसे पहले तो रिएक्शन कराया जाएगा NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ एट द 300 डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा वाला जो है, इसको जब इस पे रिएक्ट कराया तो सेम रिएक्शन तो वही होनी है, हमें पता है सोडियम सॉल्ट बन जाएगा एक। ठीक है, तो जहाँ पर भी SO3 लगा हुआ है वहाँ पर हमारा एक सोडियम सॉल्ट बन जाता है, राइट, बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, क्या करते थे हम, हाइड्रोजनेशन करा देंगे इसका, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाता है, पहचानेंगे हम क्या बना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अल्फा नैप्थॉल। ठीक है, जो हम डेरिवेटिव पढ़ भी चुके हैं, अल्फा नैप्थॉल। इसी तरीके से जब यहाँ रिएक्शन होगी बीटा पोजीशन पे तो यहाँ पर बन जाएगा बीटा नैप्थॉल। तो अल्फा नैप्थॉल और बीटा नैप्थॉल दो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव हमें यहाँ से मिल गया। पुराना याद करें तो हमें इसके यूज़ भी पता ही है। अल्फा नैप्थॉल जो है बहुत अच्छे क्या होते हैं, और बीटा नैप्थॉल अच्छे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, डाई बनाने में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, इनके मिथाइल और इथाइल ईथर्स जो होते हैं बीटा नैप्थॉल के, वो परफ्यूम्स में यूज़ होते हैं। याद आ गया होगा आपको पिछली यूनिट का, जिसमें हमने अल्फा बीटा नैप्थॉल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्रिसॉल, अल्फा बीटा नैप्थॉल, ये सारे डेरिवेटिव्स। तो ये जो हमारी रिएक्शन थी ना सल्फोनेशन, उससे हमने पहले तो एक सल्फोनेशन करा दिया। ठीक है, तो हमें एक प्रोडक्ट मिल गया नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड। अब इसको हमने, इस डेरिवेटिव को हमने फर्दर यूज़ किया अपना एक यूज़फुल डेरिवेटिव बनाने के लिए, राइट। तो इसका ये रिएक्शन में ही आएगा। ठीक है, हम डेरिवेटिव्स और रिएक्शन साथ में पढ़ रहे हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बड़ा अच्छा याद आ गया होगा, एसाइल ग्रुप लगा है COCH3, है ना। बस इसमें अब दो तरीके से यहाँ पर भी अल्फा बीटा में डिफरेंस आ गया। क्या होता है, जब हम
ये इसको लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो हमारा रिएक्टेंट है, तो ये दिख रहा है आपको कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड ले रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा अल्फा एसिटाइल नैप्थलीन बन जा रहा है, ठीक है। और यही एसिटाइल क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब हम बेंजाइल अमीन या सॉरी कि नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में ले रहे हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा बन रहा है बीटा एसिटाइल नैप्थलीन, ठीक है। तो एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ रहे हैं हम, तो एसाइल ग्रुप लगेगा, ठीक है। तो ये लग गया यहाँ पर अल्फा और बीटा पोजीशन पे। दोनों के रिएक्टेंट्स देख लीजिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड ले रखा है हमने, एसिटाइल क्लोराइड अगर हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में ले रहे हैं तो ये बन रहा है, और नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में 25 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं तो बीटा पोजीशन पे जाके लग रहा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्रिडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में हम क्या करते थे, एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते थे, ठीक है। यहाँ मिथाइल आयोडाइड लिया है, LCl3 लिया है, उसकी प्रेजेंस में क्या हुआ, ये यहाँ मिथाइल लिया हुआ है तो मिथाइल ग्रुप आके अल्फा और बीटा पोजीशन दोनों टाइप के कंपाउंड्स को बना लेगा, अल्फा मिथाइल नैप्थलीन और बीटा मिथाइल नैप्थलीन दोनों बन जाएंगे, ठीक है। अगर इसकी जगह हम इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं तो हमारे पास सीधे सीधे जो इथाइल पोजीशन है वो बीटा पोजीशन पे जाके लगता है, इथाइल ग्रुप, तो ये हमारा कहलाता है बीटा इथाइल नैप्थलीन, राइट। तो ये आपकी थी सारी रिएक्शंस नैप्थलीन्स की, और उसके साथ में जो जो डेरिवेटिव्स बीच में आए उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके नाम नहीं भूलेंगे, मैंने लिखे नहीं है, प्लीज़ सुन लीजिएगा ध्यान से। अल्फा मिथाइल नैप्थलीन और बीटा मिथाइल नैप्थलीन, ये हो गया आपका बीटा इथाइल नैप्थलीन, ठीक है। तो इसी तरह से इनके डेरिवेटिव्स के नाम अगर पूछे जाते हैं तो वो भी आप लिख लोगे, यूजेस आप लिख लोगे। अब नैप्थलीन का यूज़ देख लेते हैं क्या क्या है। पहला तो आपको बड़ा अच्छा इसका एग्जाम्पल है, एक बॉल्स आपने देखे होंगे, मोथ बॉल्स, ठीक है। तो ये मोथ रेपेलेंट की तरह यूज होता है, ठीक है, एज मोथ रेपेलेंट, इन विच रोल इट हैज हाउ बीन रिप्लेस्ड बाय पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आजकल क्या होता है, वैसे तो नैप्थलीन डायरेक्ट आता था, ठीक है, लेकिन क्या होता है ये काफ़ी जब ये फ्यूम्स के रूप में निकलता है, बहुत जल्दी ये बर्न हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, और बहुत जल्दी डिके भी हो जाता है, मतलब बहुत सब्लिमेशन हो जाता है रूम टेम्परेचर पे इसका। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यही है इसका मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोल रही हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको बताना भूल गई इसकी। 80 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टल्स के, फ्लेक्ड क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, सॉलिड होता है, और बहुत ही फैमिलियर सी ऑडोर होती है इसकी। आपने नैप्थलीन बॉल्स को अगर सूंघ कर देखा हो, बड़ा अच्छी स्मेल आती है उसकी। बहुत ही वॉलेटाइल नेचर का है ये, ठीक है, वॉलेटाइल होता है, और सबलाइम हो जाता है, मतलब सब्लिमेशन हो जाता है रूम टेम्परेचर पे इसका धीरे धीरे। वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल है, अल्कोहल में थोड़ा सा सॉल्युबल है, मॉडरेटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, प्लीज याद रखिएगा। और जो हमारा होता है ईथर या बेंजीन, जो कि बहुत ही हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, ईथर एंड बेंजीन, इसमें वेरी सॉल्युबल है, राइट। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्या बनाते हैं हम इसको, इसमें हम क्योंकि इसकी इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी होती है खुद ही, तो मोथ रेपेलेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो
एज अ मोथ रिपेलेंट डायरेक्टली हम इसे यूज़ कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि इसका बहुत वॉलेटाइल नेचर होता है, तो इसे थोड़ा सा स्लो वॉलेटाइल नेचर बनाने के लिए इसको डाइक्लोरोबेंजीन के रूप में आजकल पैरा डाइक्लोरोबेंजीन से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक है, तो वो भी यूज़ होता है और मिक्सचर भी यूज़ होता है कई बार। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको एक इसका रिएक्शंस में जब मैं बता रही थी, तो नैप्थलीन को कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ थैलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड के लिए भी यूज़ करते हैं। राइट, तो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ थैलिक एनहाइड की तरह भी हम इसे यूज़ करते हैं। मतलब नैप्थलीन को लेंगे, अगर हमें थैलिक एनहाइड्राइड बनाना है, रिएक्शन ऊपर मैंने बताई रखी है आपको, तो यूज़ के टाइम पर जब आप यूजेस लिख रहे होते हो, तो उस टाइम पर भी आप रिएक्शन डाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आती है आपको तो आप बिल्कुल लिखो आराम से। ठीक है, तो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड कर सकते हैं इससे। अल्फा नैप्थॉल एंड बीटा नैप्थॉल मिलता है हमें नैप्थलीन से ही। ठीक है, जो कि एक बढ़िया इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, और बीटा नैप्थॉल को हम एज अ टेनिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं, याद होगा मैंने जब बताया था आपको। ठीक है, सीधे सीधे। और नेक्स्ट इसका यूज़ आ जाता है कि डाइज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज में यूज़ होता है। राइट, एक्सप्लोसिव में यूज़ होता है, सिंथेटिक रेजन्स में यूज़ होता है, बहुत सारे ये इसके यूज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा पहला टॉपिक ख़त्म होता है नैप्थलीन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आप लोग मुझसे बार बार पूछते हैं नोट्स के लिए, अपने नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपसे बार बार यही बोलती हूँ, हर लेक्चर में यही बोलती हूँ, वीडियो आप देख रहे हो, साथ में नोट बनाते रहो जैसे क्लास में बनाते हो। राइट, तो आप ही के लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छे से समझ में भी आता है, और थोड़ा थोड़ा पॉज करके देखते रहे और नोट्स बनाते रहे, बढ़िया है। ठीक है, मटेरियल है ही आपके पास, तो पढ़िए तब तक। ऑल द बेस्ट, बाय।